देखो, इसमें आज हम बात करेंगे भाई आगे वाला। ठीक है, आपने टॉपिक को क्या नाम हो? आपा पढ़ रहे हैं गुरुजी भारत का भौतिक प्रदेश। हम भारत के क्या पढ़ रहे थे? हम भारत के पढ़ रहे थे गुरुजी भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप। कितने भौतिक प्रदेश है? चार। जल्दी आ जाओ, कितने भौतिक प्रदेश है? चार। कितने भौतिक प्रदेश है? चार। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये क्या है? ये क्या है? ये हिमालय सर। ये क्या है? ये क्या है? ये हिमालय पर्वत है। बर्फ जमी रहती है ना, तो हिमालय। लेकिन क्या है कि इधर आपको बताया था, क्या बताया था सर? इधर ये बताया था कि उत्तर में इसलिए हो जाएगा उत्तरी कैसा है पर्वत, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, बर्फ जमी रहती है, उसको इसलिए क्या बोल दिया? हिमालय। याद है ना? देखो, ये तो याद हो गया सर, पूरा पढ़ लिया। पहले इसकी कॉमन बातें पढ़ी थी, फिर क्या पढ़ा था? फिर दो आधार पर इसका क्या किया था? वर्गीकरण। समांतर श्रेणी नॉर्थ साउथ, फिर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, कौन सा प्रादेशिक विभाजन, याद आया? हिमालय से निकलने वाली नदियों ने क्या बना दिया? हिमालय से निकलने वाली नदियों ने सर क्या बना दिया? एक बड़ा सा मैदान बना दिया। और नदियों द्वारा बनाया गया मैदान क्या जलोढ़ मिट्टी यहाँ बहुत ज्यादा है। और क्या बताया था सर? बताया था ये कि क्योंकि मैदान है और किस दिशा में पड़ रहा है? उत्तर में। तो क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। फिर आपको क्या बताया? फिर बताया सर कि ये जो है क्या, फिर आपको ये बताया कि ये जो त्रिभुजाकार जो भारत है, ये आप त्रिभुजाकार देख रहे हो ना भारत, त्रिभुजाकार, ये जो त्रिभुजाकार भारत आप देख रहे हैं नीचे वाला है, तीन और जल से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और ये ऊपर से समतल है, ऊपर उठा हुआ है, तो तीन और जल से घिरा होने की वजह से हमने क्या बोल दिया इसको? प्रायद्वीपीय। तीन और जल से घिरा होने की वजह से हमने क्या बोल दिया? बोलो, क्या बोला? प्रायद्वीपीय। और ऊपर उठा हुआ है और ऊपर से समतल है, तो हमने क्या बोल दिया? पठार। ये हो गया सर प्रायद्वीपीय पठार। तीन और जल से घिरा हुआ मतलब प्रायद्वीप, ऊपर उठा हुआ समतल पठार, तो नाम क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। उसको रटना नहीं है सर। और क्या बताया था? और आपको ये बताया था, क्या बताया था? और आपको ये बताया था कि यहाँ तट के आसपास ये मैदान है ना, ये तट के आसपास ये क्या है? तट के पास मैदान होता है, उसको बोलते हैं तटीय मैदान। ये पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। पूर्व में मतलब बंगाल की खाड़ी के पास, और पश्चिम मतलब अरब सागर के तट के सारे। इसका नाम क्या हो जाएगा? तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो चौथा कौन सा हो जाएगा? तटीय मैदान व द्वीप समूह। हमने दो पढ़ लिया? नहीं, दो नहीं पढ़ा, पहला कंप्लीट कर लिया। सेकंड, उत्तर का विशाल मैदान हमारा चल रहा है, उत्तर का विशाल मैदान हमारा चल रहा है, उसको देखना है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। आ जाओ फिर, इस उत्तर के विशाल मैदान की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। पैटर्न पूरा सेम है। कैसा? जैसे पहले किसी भी भौतिक प्रदेश का कॉमन बातें, फिर दो आधार पर हम वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे हिमालय की कॉमन बातें, फिर दो आधार पर वर्गीकरण। ऐसे ही सर उत्तर के विशाल मैदान की पहले कॉमन बातें, फिर दो आधारों पर वर्गीकरण, जिसमें एक आधार का तो वर्गीकरण कर लिया। कौन सा? कौन सा? बोलो। पहला वर्गीकरण को किस आधार पर किया था? नदियां पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक जाएगी तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाएगी, वर्गीकरण किया था कि नहीं? कल ये तो किया था। अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे नदियां, जो नदी तंत्र है। एक तो होती है नदी, नदी का मतलब सिंगल नदी, और नदी तंत्र का मतलब क्या हो गया? एक बड़ी नदी और उसकी सारी सहायक नदियां, ये कहलाएगी नदी। जैसे सिंधु नदी है, एक सिंगल नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की सहायक नदियां और सिंधु नदी मिलकर क्या बना लेगी? सिंधु नदी तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, पूरा सिस्टम। तो अठे तीन नदियां आप देखांगा। दूसरा, नदियों के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो देखो कैसे कैसे ध्यान रखना है। आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तरी, नहीं उत्तर का
क्या पढ़ रहे थे गुरुजी? उत्तर का विशाल मैदान, समझ लो सारी बातें आपको याद हो जाएगी। उत्तर का विशाल मैदान। देखिए पहले तो इसकी कॉमन बातें किया, ऊपर कॉमन बातें, फिर कौन सा? पहले नदियां जो है उद्गम से कहाँ, मुहाने तक जब जाती है तो कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनाती है? कल बात किया था, भाभर, तराई, बांगर खादर और डेल्टा। अब सर क्या ध्यान रखना है? दूसरा कौन सा वर्गीकरण है? दूसरा वर्गीकरण है नदी तंत्र। नदी तंत्र के आधार पर अब आप कहेंगे सर ये नदी तंत्र वाला क्या मामला है? तो नदी तंत्र वाला मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ आपको। नदी तंत्र वाला नेक्स्ट पेज पे कैसे, देखो नदी तंत्र वाला नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे। यहाँ देखें, ये कौन सी नदी बह रही है? ये कौन सी झील है रे? बहुत बढ़िया, कौन सी झील है? मानसरोवर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। ये तो सिंधु नदी है, इधर चली जाएगी अरब सागर में। ये तो होगी सिंधु नदी। सिंधु नदी और उसकी सारी सहायक नदियां, कौन सा नदी तंत्र हो जाएगा? सिंधु। जैसे सिंधु की सहायक नदियों में कौन सा, कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और इधर से कौन सी आएगी? सतलज। ये पूरा सिस्टम कौन सा बन गया? सिंधु नदी तंत्र। क्लियर? अब हमें क्या पढ़ना है? गंगा का पढ़ना है सर। तो ये वाली कौन सी नदी है आपकी? गंगा। इधर से कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र। और ये कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये कौन सी नदी हो गई? गंगा। और ये कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। और गंगा नदी की भी सहायक नदी है। अरे गंगा नदी की सहायक नदी है ना, बहुत सारी है। रामगंगा, काली, ऐसे करके बहुत सारी। इधर से ऊपर से क्या आएगी? नदियाँ। और इधर से भी जाएगी यमुना, और इधर से भी चंबल, केन, बेतवा, सोन, है इस टाइप से। अब ऐसे ही ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी क्या है? नदियां हैं। तो क्या हो गया सर? एक नदी, बड़ी नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलकर कहलाएगी नदी तंत्र। तो बताओ इस उत्तर का जो विशाल मैदान है, क्या हम इसको 3 नदी तंत्र में बांट सकते हैं क्या? यस और नो? दूसरा वर्गीकरण यदि करें तो बांट सकते हैं क्या? कैसे? सिंधु नदी का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र सॉरी गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का। अरे भैया ये वो तो वही गया ना, एक टाइप से प्रादेशिक विभाजन की तरह हमने पढ़ लिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब हर जो भौतिक प्रदेश है उसकी पहले कॉमन बात, फिर दो आधार पर वर्गीकरण, सब ऐसा ही चलेगा। तो पैटर्न सेम है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले सर नदियों का, ये तो हमने देख लिया कौन सा, उद्गम वाला तो देख लिया। तो 4 आकृति बन गई, 4 5 आकृति। अब नदी तंत्र के आधार पर तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा, दूसरा कौन सा? गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब समझ गए ना? और तीसरा, चौथा सॉरी तीसरा, तीसरा कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई? अब सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कौन सा? सिंधु। फिर क्या पढ़ाएंगे आपको? गंगा। और फिर क्या पढ़ाएंगे? तो ये वाला नदी तंत्र के आधार पर हो जाएगा, एक विभाजन और एक उद्गम से मुहाने, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं नदी तंत्र के आधार पर कुछ एक नाम लिख रहा हूँ। नाम से पहले चलो मैं ये बता देता हूँ। सिंधु नदी तंत्र का जो मैदान है, सिंधु तंत्र द्वारा निर्मित मैदान है, वो पाकिस्तान में भी है और कहाँ है? भारत में भी है। इधर जैसे मैप में बताया मैंने, ऊपर पंजाब से बाहर पाकिस्तान की तरफ भी वो मैप में दर्शाया है। मतलब सिंधु नदी तंत्र का मैदान है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में है। ठीक है? क्या है? भारत पाकिस्तान दोनों में। इसमें क्या बनते हैं? दोआब बनते हैं। क्या बनते हैं? दोआब। दोआब का मतलब दो नदियों के, बोलो, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलेंगे? दोआब। दो का मतलब दो, टू। आब का मतलब पानी। आप हिंदी आपको पढ़ाएंगे पूरी, है ना, सुबह से स्टार्ट करेंगे जो चल रहा है। तो आब का मतलब होता है पानी। तो दो नदियों, नदियां में क्या? पानी। दो नदी जल धारा के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों में ये फेमस दोआब है सिंधु नदी तंत्र के। ये जो सिंधु नदी तंत्र के जो दोआब है ना, ये आपके एग्जाम में आते हैं। मैं कह रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम में हर बार लगभग ये सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी में यदि नेट की कोई भी तैयारी करोगा
तो अठू तो आप उसी शायद हो सके थे पहली बार नाम सुनता हो इस जीवन में, मेरा ऐसा अनुमान है। आप बता देना यदि पहले सुना हो तो। सबसे पहले मैं दोआब का नाम लिख रहा हूँ, सिंधु सागर। क्या लिख रहा हूँ? सिंधु सागर। क्या? सिंधु सागर। पहले नाम लिख देता हूँ फिर बात करेंगे। उसके बाद क्या याद रखना है? आए, उसके बाद ऐसे याद रखो, सिंधु सागर में पहले मैं मानचित्र में समझा देता हूँ साथ साथ। वो नदी कहाँ चली गई? बताओ, ये दोआब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इन नदियों के नाम बताना पड़ेगा क्या? अब देखो, ये अपवा तंत्र का पार्ट है जो हम पहले ही पढ़ रहे हैं, हालांकि आएगा अपवा तंत्र, सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सिंधु। चलो मैं नाम बता ही देता हूँ, ये कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी है? झेलम। ये सेकंड वाली कौन सी है? झेलम। फिर कौन सी है? चिनाब। फिर कौन सी है? रावी। फिर कौन सा है? व्यास। और ये कौन सी है? सतलज। तो याद रखना, पहला दोआब किस किस के बीच बनेगा? सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब बनेगा उसका नाम है सिंधु सागर, क्योंकि सिंधु नदी ऊपरली साइड रहेगी नहीं, निचली साइड है दोआब। तो सिंधु सागर मतलब सिंधु और झेलम के बीच ये पूरा दोआब कौन सा बन जाएगा? बताओ कौन सा बन जाएगा? तो कौन सी नदी? सिंधु और झेलम। दूसरा दोआब बनेगा किस किस के बीच बनेगा? झेलम और चिनाब। किसकी तरह बनेगा? झेलम और चिनाब। इसका नाम हो जाएगा छाछ। कौन सा हो जाएगा? छाछ दोआब। फिर याद रखना, फिर किस किस के बीच बनेगा? लास्ट वाले ले लो, चिनाब और रावी। कुछ नहीं करना, देखो, रे चे ना, इस दोआब का नाम क्या हो जाएगा? रचना। फिर कौन सा दोआब बनेगा? रावी और व्यास। क्या करना है? क्या करना है? वे रा। वे को पढ़ लो, बे बारी। तो ये कौन सा दोआब बन गया? बारी। फिर याद रखना, किस किस के बीच बनेगा? व्यास और सतलज। व्यास और सतलज। तो याद रखना बिस्त। क्या? बिस्त। वे को क्या पढ़ना है? बे। तो बी से ते बिस्त दोआब। बताओ, कभी नाम सुना था क्या ये? मुझे पता है सामान्यतः ये बच्चे नहीं पढ़ते, ये बड़े अच्छे सवाल है और यहाँ से आपके सवाल आ जाएंगे। याद करने का भी एक तरीका है, पहले समझो। सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु नदी के पास है तो नाम आ जाएगा सिंधु सागर। झेलम और चिनाब के बीच, झेलम और चिनाब, छे छे जय, तो हो जाएगा छाछ। पहले पहले अक्षर लेना है। चिनाब और रावी के बीच, तो रे चैना रचना। रावी और व्यास के बीच, बारी। व्यास और सतलज के बीच, बिस्वा। समझ में आई बात? तो रट्टा नहीं मारना, इनका अक्षर लेके बनाया हुआ है। तो अपन वही याद कर लेंगे, तो नदी से नाम तो दे रखा होगा तो उससे आप आइडिया हो जाएगा। सर ये तो समझ में आया। समझ में आई बात? दूसरा, गंगा नदी तंत्र। तो ध्यान रखना, गंगा नदी तंत्र में गंगा प्लस, गंगा नदी तंत्र में गंगा और यमुना दोनों नदियां प्लस गंगा यमुना की जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो हिमालय से आती है। हिमालय प्लस प्रायद्वीपीय, ये बड़ा अच्छा सवाल है। प्रायद्वीपीय नदियों से निर्मित है। अब आपको कि सर ये क्या बात हुई, हम समझे नहीं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना। गंगा नदी तंत्र में केवल हिमालयी नदियां नहीं है। बच्चे सोच लेते हैं कि गंगा हिमालय से निकल जाती है, हिमालयी नदी तंत्र से मैदान, गंगा के उस तरफ के साथ इस तरफ भी तो है प्रायद्वीपीय। तो मैंने लिखा है हिमालय प्लस प्रायद्वीपीय नदी दोनों से है। कैसे? आप यहाँ देखें, गंगा से ऊपर से आ रही है मतलब ये हिमालयी नदी है, और ये कहाँ से निकल रही है? प्रायद्वीप। तो ये वाला भी तो काउंट होगा। तो हिमालय प्लस प्रायद्वीप, छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे पढ़ते टाइम ध्यान ही नहीं रखता, वो निकल जाए पढ़ गए हैं, समझे ही कौन पहला तो। ठीक है, फिर कहेगा मेरा सवाल गलत हो गया। गलत होना ही हो तो बिना समझे गए हो। तो ये गंगा में हिमालय प्लस प्रायद्वीपीय नदियों से निर्मित है। अब तीसरा कौन सा आ जाएगा? ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबा मार्ग तय करके आती है, और जब बहुत लंबा मार्ग तय करके आती है तो असम के अंदर आप देखेंगे, अरुणाचल में प्रवेश करेगी, फिर वापस पश्चिम में बहेगी, पूरा असम कवर करेगी ये। असम ऐसे ही है तो पूरे असम में बहेगी। असम के अंदर जैसे ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि नदी बहुत लंबी दूरी तय करके आती है तो उसका वेग है वो कम हो जाता है। ढाल मंद हो जाएगा तो पानी का वेग क्या होगा? मंद हो जाएगा। और आपने याद है क्या कि असम के अंदर इस नदी का जो पेट है बहुत चौड़ा हो जाता है, और क्योंकि इसके साथ जो गाद मिट्टी आई है वो असम के अंदर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो मैं बना के बताऊं धने, असम के अंदर आ नदी जब बहवे नहीं
तो इस टाइप से हो जाती है गुरुजी। इस टाइप से मतलब इसके अंदर एक बहुत बड़ा नदी द्वारा क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता है। नदी गमा बन जाए टापू। नदी दो भागों में बंट जाती है, बीच में एक बहुत बड़ा मिट्टी का टापू बन गया। ठीक है। ये जो टापू है दुनिया का सबसे बड़ा नदी के अंदर बनाया बनाया हुआ टापू है, बना हुआ ऑटोमेटिक बना है। इसे बोलते हैं मांजुली द्वीप। चारों तरफ पानी, बीच में पूरा द्वीप, जिस पे एक पूरा जिला है, मांजुली जिला। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ वेग क्या है, नदी का स्लो है, तो वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी। फिर ये नदी ऐसे करके जब बांग्लादेश में आती है, ये देखो बांग्लादेश में आती है तो गंगा और ये क्या कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है। तो दोनों नदियों का समुद्र मिलने से पहले वेग होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो दो नदियों का डेल्टा तो बड़ा होगा, तो इसका डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों में है। इनके डेल्टा में क्या मिलता है, सुंदरी वृक्ष ज़्यादा, इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र को डेल्टा का दोनों का संयुक्त डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा। इस डेल्टाई भागों में क्योंकि समुद्र तट के आसपास यहाँ घने जंगल भी है, यहाँ जंगल भी है, दलदल भूमि है, जंगल भी है। इन जंगलों में क्योंकि ये बंगाल ही तो है, बांग्लादेश क्या है, बंगाल ही तो, भारत को पूरी बंगाल हो, वही तो बांग्लादेश देश बने हैं। तो यहाँ बंगाल में एक टाइगर मिलता है, इसे बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। तो यहाँ जंगलों में कौन सा टाइगर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। इस बात का ध्यान रखना आपको। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पानी स्लो होगा मतलब पानी खड़ा सा रहेगा, पानी खड़ा सा रहेगा, कुछ पानी पड़ा रहेगा, कुछ पानी आगे चलता रहेगा निचले भागों में। तो जब पानी खड़ा रहेगा तो वहाँ किस टाइप की फसल ज्यादा होगी, नहीं पता। पानी जब खड़ा रहेगा तो किस टाइप की फसल ज्यादा होगी, है कौन सी फसल ज्यादा होगी। तरकर्षि नहीं जानते आप लोग, पानी जहाँ खड़ा रहेगा हमेशा इस टाइप की कृषि को बोलते हैं तरकर्षि। जैसे चावल, तो यहाँ चावल जूट ज्यादा होता है, जूट भी इस टाइप की फसल है। तो चावल और जूट ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखो अगर जी चावल और जूट ज्यादा है तो पश्चिम बंगाल में आपने जूट ज्यादा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश के अंदर है, बताओ। तो मतलब एक चीज से 50 चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन सारा है क्या, कंसेप्ट बेस्ड। जब तक ये आप नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, इसलिए चीजों को ध्यान से समझना है। क्लियर। आ जाओ। क्या है सर, इसमें क्या पढ़ना है, गंगा ब्रह्मपुत्र। पहली बात, असम के अंदर क्या है, इस नदी पर कौन सा द्वीप बन गया, मांजुली द्वीप। ध्यान रखना, जो दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा कैसा द्वीप है, बहुत बढ़िया, नदी द्वीप मतलब नदी के अंदर बनेड़ो द्वीप। ये क्या है, द्वीपीय जिला, पूरा जिलो बना दिया द्वीपीय जिला। इसे क्या कहते हैं, असम की सांस्कृतिक राजधानी। इसे क्या बोलेंगे, असम की सांस्कृतिक राजधानी। वैसे असम की कौन सी राजधानी है, राजनीतिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी इसको बोलते हैं। असम की कौन सी है, दिसपुर। ये सांस्कृतिक राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई, वैसे वैसे चाहिए ना सर। और क्या ध्यान रखना है, यहाँ बताओ जैव विविधता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, जैव विविधता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैव विविधता, जैव विविधता मिलेगी सर। जैव विविधता तो यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। और क्या बताया था, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का क्या है, संयुक्त डेल्टा है, संयुक्त डेल्टा। और वहाँ सुंदरी वृक्ष ज़्यादा है, इसलिए क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। क्या है, यहाँ सुंदरी वृक्ष ज़्यादा है। सारा जब जंगल पड़ेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ क्या मिलता है गुरुजी, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा टाइगर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। और क्या ध्यान रखना है, यहाँ फसलें कौन सी होगी, चावल प्लस जूट। चावल और जूट यहाँ क्या है, ज़्यादा इस टाइप की क्या होगी, फसलें। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना है। बोलो। तो ये आपका हो गया कौन सा, पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पूरा पोस्टमार्टम हो गया कि किस तरीके से इसको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हमने की है, हर तरीके से वर्गीकरण करके देखा है, तो हर एंगल से आपको सारी चीजें याद है। अब सवाल कैसे भी वो पूछेगा, कितना ही अप्रत्यक्ष रूप से आपको घुमा के सवाल पूछ ले, आपके पास उसका आंसर होगा, 100% आंसर होगा कि हाँ हमने समझ रखा है,
किस टाइप से सवाल वो पूछ रहा है ये पता भी रहेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। और ये तब होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर। तो दूसरा क्या था सर? उत्तर का विशाल मैदान। पहले तो बेसिक बातें पढ़ी थी, याद है क्या? कितनी लंबाई है इसकी? 3200 किलोमीटर। चौड़ाई 150 से 300 है। जलोढ़ मिट्टी दोबारा बनाया गया है, दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो क्या ज़्यादा होगा? कृषि ज़्यादा होगा। कृषि ज़्यादा होगा मतलब कच्चा माल मिलेगा उद्योगों के लिए, तो उद्योग ज़्यादा। कृषि उद्योग ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, और ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को, लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो भीड़, जनघनत्व, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और आर्थिक गतिविधियां इस क्षेत्र में क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक। फिर नदियों के उद्गम से मुहाने तक हमने देखा कौन सा नदियां पहाड़ों से उतरती है, तो गिरिपाद में कौन सी आकृति बनाएगी? गिरिपाद में कौन सी आकृति? बाभर। कितनी चौड़ाई होगी? 8 से 10। क्या होता है बाबर में? पानी विलुप्त हो जाता है। कहाँ चला जाता है पानी? पत्थरों के नीचे से। और इस इलाके में क्या बनेंगे? हिमोड या हिमोरन, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख। फिर आगे पुणे, 8 से 10 किलोमीटर बाद सतह पर पुणे पानी आ जाता है, उसको क्या कहेंगे? तराई प्रदेश। जैविकता ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिर आगे चलेंगे, पुराने जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान बांगर, नए जलोढ़ मैदान खादर। कौन से ज्यादा, इनमें दोनों कौन सा उपजाऊ ज्यादा रहेगा? खादर। और नदी में मिलने से, समुद्र में मिलने से पहले नदी क्या छोड़ देगी? मिट्टी। क्या बोलेंगे? डेल्टा। और इधर जब हमने पढ़ा 3 नदी तंत्र के हिसाब से, आप देखो कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? गंगा। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। क्या बताया? नदी नहीं बताया, नदी तंत्र। जब जब आप नदी तंत्र बोले तो वो मुख्य नदी प्लस उसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का, आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं, इलाका जो मैदान है कितने देश में है? भारत और पाकिस्तान। केवल भारत में थोड़ी है, पाकिस्तान में भी चला गया। तो इसमें क्या है कि दोआब बनता है, दो नदियों के बीच की भूमि दोआब। पहला सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु सागर। झेलम और चिनाब के बीच चे छे जय छाछ। चिनाब और रावी के बीच तो रे चे ना रचना, और रावी और रे व्यास, बे बारी, रे रा बारी। और व्यास और सतलज के बीच बिस, बिस, बिस दोआब। तो आप समझ में आ गया। फिर हमने गंगा नदी तंत्र क्या पढ़ा? गंगा यमुना की कौन सी सहायक नदियां? हिमालय प्लस प्रायद्वीपीय नदियां मिलकर ये मैदान निर्मित करती है। तीसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा ब्रह्मपुत्र का पढ़ा सर। ब्रह्मपुत्र में कैसे ध्यान रखना है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है, सबसे पहले जो असम में, जब अरुणाचल प्रदेश से जब असम में आएगी, तो वहाँ नदी के अंदर एक बड़ा सा क्या बन गया? नदी का द्वीप, जिसे क्या बोलते हैं? नदीय द्वीप। को क्या नाम है? मांजुली। असम की सांस्कृतिक राजधानी, ये जिला भी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये बांग्लादेश में चली जाएगी, इधर से गंगा आ जाएगी। दोनों का संयुक्त डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन सा वृक्ष मिलता है यहाँ ज्यादा? सुंदरी। तो कौन सा डेल्टा हो जाएगा? सुंदरबन का डेल्टा। सर ये पानी खड़ा रहेगा तो किस टाइप की फसलें होगी? चावल और जूट। और क्या बताया था? यहाँ जंगलों में क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर। आलो, ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया? उत्तर का विशाल मैदान। अब आप आओ, कौन सा पढ़ना है? चौथा पढ़ना है सर। अब किसको पढ़ेंगे? कौन सा वाला? त्रिभुजाकार है, तीन ओर जल से घिरा हुआ, तो प्रायद्वीपीय। ऊपर से समतल है लगभग, तो क्या हो जाएगा? पठार। ऊपर उठाओ और ऊपर से समतल, उसको बोलते हैं पठार। तो नाम हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो हम तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। समझ में आई बात? क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, जो फिर प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, चीजें तो आपको अक्सर से याद हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया, या आपको समझाई नहीं गई। यदि समझा देते तो आपको सारी चीजें वैसे याद रह जाती है। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको जितनी चीजें बताई सारी याद है आपको, है कि नहीं है? आ जाओ फिर, अच्छी बात है, याद है तो। मैं प्रायद्वीपीय पठार यहाँ थोड़ा सा बना के बता रहा हूँ अलग से। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार पहले बनाना पड़ेगा ना। छोटे मानचित्र में बना रहा हूँ क्योंकि हम इसकी बेसिक बात पढ़ेंगे, और थोड़ा एग्जैक्ट बना रहे हैं। एग्जैक्ट। ये क्या है गुरु जी? ये आपका है क्या?
प्रायद्वीपीय पठार। समझ रहे हो बात? नहीं समझ में आई बात? अरे तो गड़बड़ हो गया यार। एक बार गुरजा तो गुली फीसी है। आकृति कैसी है? शंक्वाकार या त्रिभुजाकार? शंक्वाकार या त्रिभुजाकार? शंक्वाकार या त्रिभुजाकार? शंक्वाकार या त्रिभुजाकार? इस टाइप से। तुम कहोगे उधर क्या है? क्या है? क्या है वो बताओ जरा, शाबाश। क्या है ये? है? जोर से बोलो। क्या बोल रहे हैं? क्या समझे आप? समझ रहे हो कि सर ये तो आपने बना दिया और इसी से मिलता जुलता इसी कलर में आपने वहां बनाया, क्या ये इसी का पार्ट है? यस, इसी का पार्ट है। तो सर ऊपर किया चढ़ गयो, ऊंचो किया चढ़ गयो। तो टूट गयो तो ऊंचो चढ़ गयो। बिचाड़ के गैप आ गयो। जक्के माखर गंगा नदी की है। बह भी गैप को नाम है मालदा गैप। क्या नाम है? मालदा गैप। भूगोल विषय में नेट में कई बार सवाल पूछा है। वो जो ऊपर वाला टूट कर ऊपर चला गया, कौन से स्टेट में लग रहा है आपको? कौन से स्टेट में हो? मेघालय के अंदर है। मेघालय के अंदर है। इसलिए इसे कहते हैं मेघालय या शिलांग का पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, टूट कर ऊपर चला गया, बीच में खाड़ो पड़ गया, भी खाड़े को नाम के मालदा गैप, जहाँ से गंगा नदी होकर बहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना? आगे को नहीं आगे? आप ही आज ही लर लर। समझ गए बात? आ जाओ। अब सबसे पहले तो इसकी बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं। पहले कॉमन बात करते हैं ना मोटी मोटी, फिर वर्गीकरण में तो फिर आते हैं। तो सबसे पहले कॉमन बातों में आ जाइए। इसका नाम तो आपको सबको पता है, क्या है गुरुजी? प्रायद्वीपीय पठार। बताया था ना, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? कि तीन और जल से घिरा हुआ होता है, वो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो जल से तो घिरा हुआ है ही है यहाँ से, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। ऊपर से उठा हुआ है और लगभग समतल है, तो उसको बोलते हैं पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार। अब इसकी क्या बेसिक बातें याद रखनी है? पहली बात, ये अवशेष किसका है? तो अवशेष है गुरुजी गोंडवाना लैंड। इसको कैसे ध्यान रखना है? कैसे याद करोगे? गोड्डा के वे नीचे ही वे। तो आपने मैप देखांगे तो मैप में नीचे ले से तो गोड्डा नीचे वे। तो गोंडवाना लैंड, गोड्डा याद रखना है। ठीक है हाँ, याद रखने के हिसाब से। सर ये आकृति कैसे है? इसकी आकृति कैसे है? आकृति है त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुज प्लस आकार क्या हो जाएगी? त्रिभुजाकार। सर कितने साल पुराना है? कितने साल पुराना है? कितने साल पुराना है? 16 करोड़ साल पुराना है। कितना है? 16 करोड़ साल पुराना है। और काल पूछते हैं भूगोल में वैसे, तो याद रखना कौन से काल का है? आर्कियन काल। भूगोल में अलग अलग काल होते हैं, ये कौन से काल का है? आर्कियन काल। आर्कियन काल अलग अलग होते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल। तो ऐसे ये काल है आर्कियन काल, काफी पुराना है, तो आर्कियन काल का है। सर और क्या ध्यान रखना है? इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आप बताओ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। इसमें अकेला कितना कवर कर रहा है? 16, जस्ट एंड हाफ कवर कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि सबसे एरिया के हिसाब से चारों भौतिक प्रदेश में सबसे सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है। सबसे बड़ा, सबसे पुराना। सर ये बना किससे है? इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी उद्भेदन से। ज्वालामुखी देखेंगे, ज्वालामुखी उद्भेदन। लेकिन ज्वालामुखी का कौन सा उद्भेदन? दरारी उद्भेदन। किससे बना है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन। उद्भेदन को मतलब जानोगे थे? उद्भेदन के वह उद्भेदन क्या होता है? उद्भेदन फटना, लावा रिलीज होना, दरारी उद्भेदन। आप पढ़ते हो तो आपका वोकेब अच्छा होगा ना, तो ही समझ में आएगा। वोकेब पर पकड़ा ही नहीं, सीधा ही छोरा पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, राजी हो रहा है।
बोले ये किताब पढ़ ली, यही पढ़ ली, यही पढ़ ली, और नीचों के माँ बाल लाइन और फेर दिया, पेन लाल पीला काला। दूसरों ही देखेगा यार वो छोरो बहुत पढ़े, अब ये ठा कोनी इन पहले पेज में ही चीज़ा जगह बे याद कोनी। ये विडम्बना है। आप सच बताओ, ऐसा ही है कि नहीं है, बताओ आप। ऐसा ही है भाई। एक पेज है जिसके अंदर बच्चों का हालात ये है कि एक पेज के अंदर है 10 शब्द कोनिया में। तो आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के अंदर एक लाइन के अंदर 10 वर्ड है। तो यदि एक या दो वर्ड को यदि मतलब थाने मीनिंग नहीं पता तो अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद कर पाओगे थे? जब ये आपको स्कूल में सीख सीख लिया कि जब एक या दो वर्ड का आंसर नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अब क्यों नहीं सीख रहे कि जब एक पेज में 10 वर्ड है जिनका अर्थ ही नहीं पता तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे? इसलिए स्कूल की जो गलतियां आ रही है, अब गलती हो गई तो हो गई, गलतियां तो बचपन से ही करते आ रहे हैं आप, तो अब हम सिखा रहे हैं ना, इसलिए सीख लो, अभी भी क्या है, अवसर है। तो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है। कौन सा काल है, आर्कियन काल। आर्कियन काल के अंदर ये बना था। भारत में जितने भी भौतिक पदार्थ सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, त्रिभुजाकार है, सबसे बड़ा है। और किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष। सर दरारी उद्भेदन क्या होता है, तो हम आपको समझाते हैं दरारी उद्भेदन। क्या समझाते हैं, दरारी उद्भेदन समझा दें। दरारी उद्भेदन दोनों समझाएंगे आपको, ठीक है। पहला कौन सा समझाएं, दरारी उद्भेदन, ठीक है। अब आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अंदर गर्मा गर्म है। अरे भैया ये है ना पृथ्वी, सुनो, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अंदर से क्या है, गर्मा गर्म है। अरे पृथ्वी तो अंदर से क्या है, गर्मा गर्म है कि नहीं है? कैसे पता चला, थाने में बतायो, थे भी कुंडिये में सफाई करने वास्ते घरना थाने कुंडिया में बाड़ियो कौन बाड़ियो बचपन में? अरे कुंडी को सफाई करे, कुंडिया में पड़ो ना, 8-10 फीट हुआ कुंडी हो, लेकिन ते 2 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही जाओ, थार पसीने को नहीं आ जाए। तो तुम बचपन से ही समझना चाहिए था कि धरती अंदर में गया है, गर्म 10 फुट में गया है, इतनी गर्मी है। तो पृथ्वी, अपन धरती के ऊपर खड़े हैं, सेंटर तक जाएंगे, पता है कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 6376 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मतलब भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी अगर पाछवा जाओ यूं ज्यादा चालना पड़से। इतना अंदर जाएंगे तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। मतलब लगभग 63,676 किलोमीटर है, किलोमीटर। तो अंदरों तो बहुत गर्म है, आप कल्पना करो कितनी गर्म है, भयंकर गर्म है गुरुजी। तो अंदर के इतनी गर्म है कि पूरी चट्टानें पिघली हुई है। अब तुमको जितनी चट्टानें पिघली हुई है, तो फिर ये क्या करेगी चट्टानें, पिघली हुई है लेकिन ऊपर से इतना दबाव है, तो वो तरल अवस्था और ठोस अवस्था के बीच की अवस्था के अंदर है जी। आपने वे ना कीचड़ कादो गर्मा गर्म, जो आजकल देखो ज्वालामुखी ते फोन में सारी चीजें देखो, तो अंदर वो गर्मा गर्म मामला है। बिन बोला आपा मेघमा, वो के गर्मा गर्म है, वो बाहर आने को प्रयास करे, बाहर आने को प्रयास करे तो पृथ्वी के ऊपर चट्टाना के बहुत कठोर है, तो बाहर आई जाएगा नहीं। लेकिन चट्टाने कठोर है, कहीं कहीं तो वो जगह मिल ही जाती है, जगह मिले कौन मिले, अरे मिल जाए नहीं जगह। तो आज की चट्टान मैं केवल इतना ही लूंगा, केवल ये वाला समझाने के हिसाब से मैं इतना ही लूंगा। अरे वो मतीरियो बेचने वालों की है कि सब्जी मंडी में मतीरियो पूरा कौन दिखावे, यहाँ काटे रखे नहीं, को देख लियो, वो बात है। तो अठे में थाने बता दी कि चट्टाना ए धारी की है गुरु जी, ए चट्टाना है, ये क्या है, चट्टाना। आप कहेंगे सर ये ऐसे चट्टाना ऐसी कैसी हो गई? ये चट्टाने इसलिए ऐसी हो गई कि नीचे से जो मेगमा था ना, अंदर वाला मेगमा, पता होता है अंदर जो गर्म पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, मेगमा। अंदर वो गर्म पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे, सुनो रे, अंदर जो गर्म पदार्थ होगा उसको क्या बोलेंगे, मेगमा। माँ है ना, माँ बिन के बोलांगा मेगमा। ओ धक्को मारे चट्टान वैसे सीधी है, धक्को मारी चट्टान की होगी, यहाँ होगी, तो चट्टान यहाँ हुई कौन हुई? अब धक्को मार तो ओके है, चट्टान तोड़ के बाहर निकलेगो। और चट्टान तोड़ के बाहर निकलेगो, दो तरीकों तोड़ेगो, जो में एक तरीका है दरारी उद्भेदन, नाम से स्पष्ट है दरार, दरारों से होकर लावा निसृत होगा, निसृत होगा। सर निसृत मतलब निकलेगो, कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ओ अंदर ओ मतलब कि है ओ माँ, जितो भी है इनके बोलांगा मेघमा। ये अंदर जीता भी उसको क्या बोलेंगे, मेघमा। ये कहाँ आना चाह रहा है, बाहर आना चाह रहा है, ठीक है।
ये बाहर आना चाह रहा है तो कैसे आएगा? अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे बाहर आएगा। ये सर ऐसे बाहर आएगा, यहाँ से चट्टाने को तोड़ दिया, ऐसे बाहर आ गया। फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, ठीक है। इधर से क्या गया? इधर आ गया। इस तरीके से ये जो लावा है इस टाइप से क्या आता रहता है? बाहर। अभी तो बाहर निगाड़ी कौन लाओ, अभी बाहर को निगाड़ियो लाओ, अभी निगाड़ांगा, चिंता ना करो, अभी बाहर को निकाला। ये इतनी सारी क्या है? दरारें। इतनी सारी क्या है? दरारें। अब यहाँ से बाहर लावा कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा, यहाँ क्या आ गया? ऐसे। इस टाइप से क्या है? ये मेग्मा अंदर हो जाने बिन के यहाँ पा मेघमा। अरे अंदर हो बिन के हो मेघमा। माँ है जद मेघमा और बाहर आ जाए जद लावा। इसे क्या बोलेंगे? लावा। ये लावा क्या हो रहा है? निस्सृत हो रहा है, निकल रहा है। किससे निकल रहा है? दरारों से होकर निकल रहा है। ये उद्भेदन क्या कहलाएगा? दरारी उद्भेदन। बताओ अब ये लावा जब बाहर आएगा तो ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो बहुत दूर विस्तृत इलाके में फैल गया तो ठंडा होगा, तो इससे क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठार। बताओ स्पीड से निकलेगा कि स्लो निकलेगा? स्लो निकलेगा। बहुत सारी दरारें हो गई, बहुत सारी क्या हो गई? दरारें। अरे भाई बात आप पानी उके है पाइप है नहीं है, जब तो भाई एक ऊंचाल से तो वो पूरी कितना ऊंचो पानी फेंक दो और वो पाइप फाटेड़ी वजह से नहीं भाई, सेम ही तो बात है यार। ये हो गया दरारी उद्भवन। सर फिर दूसरे वाला कौन सा होता है? दूसरे वाला कौन सा होता है? केंद्रीय उद्गार। दूसरे वाला कौन सा होता है? केंद्रीय उद्गार। अब मैं इसका समझा रहा हूँ, ये तुलनात्मक बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये ज्वालामुखी का पॉइंट है केंद्रीय उद्गार। सर ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है केंद्रीय उद्गार। मैं सेम ले रहा हूँ, पूरा का पूरा सेम वो ले रहा हूँ, वही चट्टान है, सारी चीजें वही है, सब का सब क्या मामला